प्रश्न एक। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हम जानते हैं दशमलव प्रसार हमारे तीन तरह के होते हैं, शांत, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। तो हम देखेंगे कि हमारा सवाल जो है उसमें दशमलव का प्रसार क्या निकल के आता है। भाग एक में हमसे पूछा है 36/10। तो हमें 36 में 10 का भाग देना है, तो हमने लिख लिया। अब 10 तिया 30, तो 30 यहाँ आ गया और 3 ऊपर आ गया। 36 में से 30 गया तो बचेगा हमारा 6। अब क्या 6 में 10 का भाग जा सकता है? नहीं जा सकता। तो हमें एक शून्य लगाना पड़ेगा इसके आगे। अगर हम शून्य लगाएंगे आगे तो हमें क्या मिलेगा? एक दशमलव ऊपर। अब 10 में 6 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 60। तो ऊपर लिख देंगे हम 6। अब 60 में से 60 गए तो हमारे बचेंगे शून्य। अब शेषफल बचा शून्य, तो अब आगे भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3.6। 3.6 ही हमारा उत्तर होगा। और दशमलव प्रसार जो हमसे पूछा है किस प्रकार का होगा, तो दशमलव प्रसार क्या होगा? ये शांत, क्योंकि शेषफल में हमें क्या मिल गया था? शून्य। तो जब भी हमें शेषफल में शून्य मिलेगा तो दशमलव का प्रसार कहलाएगा शांत। प्रश्न एक भाग दो। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो भाग एक की तरह ही इसे हम हल करेंगे। भाग दो में हमें पूछा है 1/11। तो हम यहाँ लिख लेंगे 11 और 1। 1 में 11 का भाग देंगे, जाएगा? नहीं जाएगा। तो हमें एक शून्य लिखना पड़ेगा। शून्य लेंगे तो ऊपर हमारा दशमलव आ जाएगा। क्या 10 में 11 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो हमें एक और शून्य लेना पड़ेगा। एक और शून्य लेंगे तो ऊपर भी एक शून्य आ जाएगा। क्या 100 में 11 का भाग जाएगा? जाएगा। 11 गुणा 9 99। तो ऊपर 9 आ जाएगा हमारा। 100 में से 99 गए तो बचा हमारा 1। क्या 1 में 11 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। एक शून्य लगा लेंगे क्योंकि हम दशमलव पहले ही लगा चुके हैं। क्या 10 में 11 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। एक और शून्य लगाना पड़ेगा तो ऊपर भी एक शून्य आ जाएगा। क्या 100 में 11 का भाग जाएगा? जाएगा। 11 गुणा 9 99। 100 में से 99 जाएंगे तो बचेगा 1। तो ये एक जो ऊपर था वही एक हमें मिल गया है। तो अगर हम दोबारा से इसको 11 से भाग देने की कोशिश करेंगे तो हमें फिर से वही 0909 मिलते रहेंगे। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा 0.090909 दशमलव 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 दशमलव। तो इसका मतलब है कि ये कभी इसका अंत ही नहीं हो रहा है, ये दशमलव के अनंत तक जा रहा है। पर इसमें हम देख रहे हैं 0909 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.09 का बार। यह हमारे इस प्रश्न के का उत्तर है भाग एक का। अब हम देखते हैं कि दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। क्या ये दशमलव का प्रसार कभी खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो अनुवसानी। क्या ये दशमलव के प्रसार की आवृत्ति हो रही है बार बार? हाँ, हो रही है, 09 की हो रही है। तो ये कहलाएगा आवर्ती। तो इस प्रश्न के दूसरे भाग का हमारा उत्तर होगा अनुवसानी आवर्ती। प्रश्न एक भाग 3। यहाँ पर हमें दशमलव के रूप में लिखना है 4 सही 1/8 को और इसके दशमलव प्रसार को भी बताना है। तो पहले 4 सही 1/8 को हम हल कर लेते हैं। 4 सही 1/8 हमारा क्या होगा? 4 गुणा 8 32 धन 1/8 यानी कि 33/8। तो हमें हल करना है 33/8 को। तो हमने लिख दिया 33 और 8। 8 में 33 में 8 का भाग जाएगा, 8 चौक 32। 32 ऊपर आ गया 4। 33 में से 32 गए, बचा 1। क्या 1 में 8 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। हमें एक शून्य लगाना पड़ेगा तो ऊपर हमारा आ जाएगा दशमलव। 8 एकम 8, ऊपर 1 आ जाएगा। 10 में से 8 गए, बचा 2। क्या 2 में 8 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। हम एक दशमलव ऊपर लगा चुके हैं तो हम एक शून्य लगा सकते हैं यहाँ पर। 8 दूनी 16, ऊपर 2 आ जाएगा। 20 में से 16 गए, बचेंगे 4। क्या 4 में 8 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। एक दशमलव हम ऊपर लगा चुके हैं तो एक शून्य हम यहाँ पर लगा सकते हैं। 8 पंजे 40, ऊपर हमारा 5 आ जाएगा। 40 में से 40 जाएंगे तो बचेगा शून्य। तो हमारा उत्तर क्या कहलाएगा? 4.125। हमारा उत्तर हो जाएगा 4.125। और हमें अंत में शेषफल क्या मिला था? शून्य। तो अंत में जो शेषफल शून्य मिला था इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत, क्योंकि अंत में हमें भागफल में मिला था शून्य। तो हमारा दशमलव प्रसार होगा शांत। यह हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर होगा।
प्रश्न 1 भाग 4। यहाँ पर हमें हल करना है 3/13 को। देखते हैं 3 में हमें 13 का भाग देना है। 3 में 13 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, हमें एक शून्य लगाना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारा दशमलव। 13 दूनी 26, ऊपर आ जाएगा 2। 30 में से 26 गए तो बचेगा 4। ऊपर हम दशमलव लगा चुके तो एक शून्य यहाँ पे हम लगा देंगे। 13 तिया 39, ऊपर आ जाएगा हमारा 3। 40 में से 39 गए बचेगा 1। हम दशमलव लगा चुके हैं तो एक शून्य लगा देंगे। क्या 10 में 13 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो हमें एक शून्य और लगाना पड़ेगा, तो ऊपर अब एक शून्य और आ जाएगा। 13 सत्ते 91, ऊपर 7 आ जाएगा। 100 में से 91 गए बचेगा हमारा 9। दशमलव लगा चुके तो एक शून्य हम लगा सकते हैं। 13 छिंग 78, ऊपर हमारा 6 आ जाएगा। 90 में से 78 गए बचेगा हमारा 12। दशमलव लगा चुके तो एक शून्य और हम लगा सकते हैं। 13 नब्बे 117, तो ऊपर आ जाएगा 9। 120 में से 117 जाएंगे तो बचेगा हमारा 3। यही 3 से हमने दोस्तों शुरुआत की थी। तो अब हम देखेंगे कि अब हम जो भी भाग देंगे वो संख्या हमारी उसकी आवृत्ति होगी, वो संख्या हमारी रिपीट होगी। तो 13 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो एक शून्य हम लगा लेंगे। 13 दूनी 26, तो ऊपर आ गया 2। 30 में से 26 गए तो बचेगा हमारा 4। तो आगे हम देखेंगे कि ऊपर की तरह ही हमारी पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो हमें मिलने लगेगा इसके बाद 3 0 7 6 9। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा हमारा? 0.230769 का बार, क्योंकि 230769 के बाद इस संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती है और दशमलव के ये अनंत तक जाता है। ये हमारा शांत दशमलव नहीं है। तो इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर होगा अनावसनी, और इसकी आवृत्ति हो रही है बार बार 230769 की, तो ये होगा अनावसानी आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर होगा। प्रश्न 1 भाग 5। इस भाग में हमें 2/11 को हल करना है। 2 में हमें 11 का भाग देना है। 2 में 11 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, हमें एक शून्य लगाना पड़ेगा। एक शून्य हम लगाएंगे तो हमें ऊपर मिलेगा दशमलव। 11 एकम 11, ऊपर आ गया 1। 20 में से 11 गए बचे 9, एक शून्य लगा लेंगे। 11 अट्ठे 88, ऊपर आ जाएगा 8। 90 में से 88 गए तो बचा हमारा 2। तो हम देखेंगे कि जो 2 से हमने शुरुआत की थी उसी 2 पर हम आ गए। इसका मतलब है अब 1818 की पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा 0.1818 इसका मतलब है इसे हम लिख सकते हैं 0.18 का बार। अब हम देखते हैं कि क्या इसका दशमलव प्रसार खत्म हो रहा है दशमलव के बाद? नहीं हो रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। तो ये होगा हमारा अनुसानी। क्या इसके दशमलव के प्रसार में किसी संख्या की आवृत्ति हो रही है? हाँ, हो रही है, 1/8 की आवृत्ति हो रही है। तो ये कहलाएगा हमारा अनुसानी आवर्ती। तो दशमलव का प्रसार किस प्रकार का होगा? अनुसानी आवर्ती। यह हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर होगा। प्रश्न 1 भाग 6। यहाँ पर हमें हल करना है 329/400 को। देखते हैं हम 329 में हमें 400 का भाग देना है। क्या 329 में 400 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, हमें एक शून्य लगाना पड़ेगा, तो ऊपर हमारा एक दशमलव आ जाएगा। 400 गुणा 8 3200, ऊपर हमारा 8 आ जाएगा। 3200 90 में से 3200 गए तो बचेगा 90। दशमलव हम लगा चुके तो एक शून्य लगा सकते हैं। 400 गुणा 2 800, तो ऊपर हमारा 2 आ जाएगा। 900 में से 800 गए तो बचे 100। दशमलव लगा चुके हैं तो एक शून्य हम लगा सकते हैं। 400 गुणा 2 800, ऊपर हमारा 2 आ जाएगा। 1000 में से 800 गए तो बचे 200। दशमलव लगा चुके तो एक शून्य हम लगा देंगे। 400 गुणा 5 2000, 2000 में से ऊपर हमारा 5 आ जाएगा। 2000 में से 2000 गए तो बचेगा हमारा शून्य, यानी कि हमारा शेषफल क्या बचा अभी? शून्य। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा 0.8225। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा 0.8225 और शेषफल हमारा शून्य था। तो दशमलव का प्रसार किस प्रकार का होगा? शांत, टर्मिनेटिंग। तो ये हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर होगा। प्रश्न 2।
आप जानते हैं 1/7 होता है हमारा 0.14285 का भाग। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखते हैं दोस्तों हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। 2/7 क्या होगा दोस्तों? 2 गुना 1/7। 2 गुना 1/7 हमें क्या दिया हुआ है? 0.14285 का भाग। तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0.2855714। तो ये 2/7 का दशमलव प्रसार होगा। उसी तरह 3/7 क्या होगा? 3 गुना 1/7। तो 3 का गुणा कर देंगे हम 1/7 के दशमलव प्रसार में तो हमें मिलेगा 0.42857 का बार। बार लगाना मत भूलिएगा क्योंकि 1/7 में भी बार लगा हुआ है। 4/7 ये क्या होगा? 4 गुना 1/7। तो 4 का गुणा कर देंगे हम 1/7 के दशमलव प्रसार में तो हमें मिलेगा 0.571428 का बार। उसी तरह 5/7 क्या होगा हमारा? 5 गुना 1/7। तो 5 का गुणा कर देंगे हम 1/7 के दशमलव प्रसार में तो हमें प्राप्त होगा 0.714285 का बार। उसी तरह 6/7 क्या होगा हमारा? 6 गुना 1/7। तो 6 का गुणा कर देंगे हम 1/7 के दशमलव प्रसार में तो हमें प्राप्त होगा 0.857142 का बार। यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न 3, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में लिखिए जहां पर P और Q पूर्णांक होंगे, Q का मान 0 नहीं होगा। भाग 1 में हमें पूछा 0.6 के बार को हमें P बटा Q के रूप में लिखना है। तो देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि आवृत्ति पुनरावृत्ति कितने अंकों की हो रही है। तो दिए हुए सवाल में पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? 6 की। तो कितने अंकों की हो रही है? 1 अंक की। R बराबर हमारा हो जाएगा 1। क्योंकि हम यह नहीं जानते कि 0.6 का बार क्या है, अतः हम इसे x मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे कि x बराबर जो है वो 0.6 का बार है। तो हमें x का ही मान ज्ञात करना है P बटा Q के रूप में। तो x को हमने मान लिया 0.6 का बार जो कि होगा 0.6666 डॉट 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 डॉट। अब हम विधि जानेंगे कि कैसे इसे हम हल करेंगे। जो भी x है उसमें हम 10 की घात r से गुणा कर देंगे। तो 10 की घात r से गुणा कर देंगे x का। r हमारा कितना आया था? 1। तो 10 की घात हो जाएगा 1। तो 10 की घात 1 क्या हो जाएगा? 10x। तो 10x हमारा कितना हो जाएगा? 10x हम x में 10 का गुणा करेंगे। तो x में 10 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 6.66666। इसे हम लिख सकते हैं 6 धन 0.666। 6 तो 6 है, 0.666 क्या था हमारा? x। तो ये हो जाएगा हमारा 6 धन x। तो 10x हमारा क्या हो गया था? 6 धन x। तो 9x हमारा क्या हो जाएगा? 6। x हमारा क्या हो जाएगा? 6/9। और फिर इसे हम हल करेंगे तो बचेगा हमारा 3 से काटेंगे तो 2, नीचे भी 3 से काटेंगे तो 3। तो ये बचेगा हमारा 2/3। तो यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का, 2/3। प्रश्न 3 भाग 2। यहाँ पे हमें 0.4 और 7 के बार को P बटा Q के रूप में लिखना है। यहाँ पर आवृत्ति कितने अंकों की हो रही है? 1 अंक की, सिर्फ 7 की आवृत्ति हो रही है। तो R बराबर हमारा क्या होगा? 1। हम नहीं जानते कि 0.47 P बटा Q के रूप में क्या होगा, तो हम इसे क्या मान लेंगे? x। अब हम विधि से आगे बढ़ते हैं। x बराबर क्या हो गया हमारा? 0.7 का बार यानी कि 0.477777। 10 की घात r का गुणा करेंगे हम x से। 10 की घात r का गुणा x से होगा तो x r क्या था हमारा? 1। तो ये हो जाएगा 10 की घात 1 गुना x यानी कि 10x। 10x को हम कैसे लिख सकते हैं? x में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4.77777। इसको हम लिख सकते हैं 4.3 धन 0.477777। तो ये हो जाएगा हमारा 4.3 और 0.4777 क्या है हमारा? x। अब 10x में से एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा? 9x। तो 9x क्या हो जाएगा? 4.3। x क्या होगा हमारा? 4.3/9।
अब इसे हमें पूर्णांक के रूप में लिखना है, तो ऊपर और नीचे 10 का गुणा करेंगे। ऊपर और नीचे 10 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 43/90। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 3 भाग 3। इस प्रश्न में हमसे पूछा है 0.001 के बार का p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंकों की, 0, 0 और 1 की। तो r बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3। हम नहीं जानते कि 0.001 के बार को हम क्या कहेंगे, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो x बराबर हमारा क्या होगा, 0.001 का बार, यानी कि 0.001, 001, 001। अब हम विधि को से आगे बढ़ते हैं, तो विधि के हिसाब से 10 की घात r को गुणा करेंगे हम x से। r हमारा कितना था, 3, तो 10 की घात 3 का गुणा होगा हमारा x से, तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 गुणा x। 10 की घात 3 होता है 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 1000x। तो 1000x हमारा क्या होगा, हम x में 1000 का गुणा करेंगे। x हमने निकाला था 0.001001001। जब हम इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1.0010001। इसे हम लिख सकते हैं 1 धन 0.0010001। एक और 0.0010001 क्या है हमारा, x देखा था हमने, ये हमारा क्या है, x। अब 1000x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 999x। 999x किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1/999। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 4, 0.999 को p/q के रूप में लिखिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? देखते हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। बिल्कुल चर्चा करेंगे हम, चाय पर चर्चा होती है, हम यहाँ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करेंगे। 0.99999 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 का बार। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है अंक किसकी, 9 की। कितने अंक हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, 1। तो r का मान हमारे यहाँ पर क्या होगा, 1। r बराबर हो जाएगा हमारा 1। हमें यहाँ नहीं पता कि 0.9 का बार क्या है, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो x बराबर हो गया हमारा 0.9 का बार 0.99999। इसी को हमें p/q के रूप में लिखना है। अब हम विधि पर जाते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 की घात r से x का गुणा करेंगे। 10 की घात r से x का गुणा करेंगे, r हमारा कितना आया था, 1। तो r का मान हम रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 10 की घात 1 गुणा x, यानी कि 10x। x हमारा है 0.99999। 10x हमारा क्या हो जाएगा, 9.9999। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 धन 0.9999। 9 और 0.999 हमारा क्या है, हमने ऊपर देखा था, ये है हमारा x, तो इसको हमने लिख दिया x। तो 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 9। x बराबर हमारा कितना हो गया, 1। हाँ, हम आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि सवाल में हमें दिया गया था 0.999 और उत्तर में हमारा आ रहा है 1, या फिर हम कह सकते हैं 1/1। ऐसा कैसे हुआ, इसे कहते हैं हम वंडर ऑफ साइंस, विज्ञान का चमत्कार। पर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे इसी वीडियो में आगे। तो इसे हम देखते हैं 0.9 का बार, ये क्या होता है 0.999, तो ये लगभग 1 के बराबर है। और जब हम इसे हल करते हैं तो ये हमारा उत्तर क्या आ जाता है, 1। आइए दोस्तों, अब हम कुछ अनुसानी आवर्ती संख्याओं के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हमें कोई संख्या दी हुई है 0.x बार, तो इसका उत्तर होगा x/9। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। अगर हमें 0.3 बार है तो ये क्या हो जाएगा, 3/9, यानी कि 1/3, यानी कि 0.333। तो कोई भी संख्या अगर हमें दी है 0.x बार, तो हम उसे सीधे सीधे लिख देंगे x/9। जिंदगी हमारी हो गई है आसान। अगर हमें कोई संख्या दी है 0.xy का बार, तो हम उसे सीधे सीधे लिख सकते हैं xy/99। उदाहरण हम देख लेते हैं। हमें दिया हुआ 0.23 का बार, तो इसे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 23/99। अगर इसे आप हल करके देखना चाहें तो जरूर देखिए, 0.2323 आपको मिलेगा। अगर कोई संख्या हमें दी हुई है 0.xyz का बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे xyz/999, xyz/999।
इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। 0.478 का बार क्या होगा? 478/999। इसको भी आप हल करके देखना चाहें तो आपका स्वागत है, आप हल कीजिए। आपको मिलेगा 0.478478। अगर कोई संख्या हमें दी हुई है a.xyz का बार, तो इसका उत्तर होगा a धन xyz/999। इसका भी हम उदाहरण देख लेते हैं। 7.478 का बार क्या होगा? 7 धन 478/999। तो ये होगा 7471/999। इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 7.478478। तो इस तरह हम कुछ प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस विधि को आप याद रखिए, ये आपको जिंदगी में आके बहुत काम आने वाली है। प्रश्न 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हम 1 में 17 का भाग देके देखते हैं। 1 में हमें 17 का भाग देना, क्या 1 में 17 का भाग जा पाएगा? नहीं जाएगा। हम एक शून्य लगाएंगे, एक शून्य लगाएंगे तो ऊपर हमारा दशमलव आ जाएगा। क्या 10 में 17 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। एक और शून्य लगाएंगे तो ऊपर भी एक शून्य हमारी आ जाएगी। 100 में 17 का भाग जाएगा? जाएगा। 17 पंजे 85। 100 में से 85 गए तो हमारा बचेगा 15। 17 पंजे 85 क्या था? ऊपर 5 आ गया। 100 में से 85 गए, बचा 15। एक जीरो लगा लेंगे, दशमलव हम पहले ही लगा चुके हैं। 17 गुणा 8 136, ऊपर हो जाएगा हमारा 8। 150 में से 136 का बचेगा 14। जीरो लगा लेंगे, एक शून्य लगा लेंगे। 17 गुणा 8 136, एक 8 ऊपर आ जाएगा। 140 में से 136 जाएगा, बचेगा 4। एक शून्य लगा लेंगे। 17 दूनी 34, ऊपर 2 आ जाएगा हमारा। 40 में से 34 गए, बचेंगे 6। एक शून्य लगा लेंगे। 17 तिया 51, ऊपर हमारा 3 आ जाएगा। 60 में से 51 गए, 9 बचेगा। एक शून्य लगा लेंगे। 17 पंजे 85। 90 में से 85 गए, बचेंगे 5। एक शून्य लगा लेंगे। 17 दूनी 34, ऊपर 2 आ जाएगा। 50 में से 34 गए, बचेंगे 16। एक शून्य लगा लेंगे। 17 9 में 153, ऊपर 9 आ जाएगा। 160 में से 153 गए, बचेगा 7। एक शून्य लगा लेंगे। 17 चौक 68, ऊपर 4 आ जाएगा। 70 में से 68 गए, बचेंगे 2। एक शून्य लगा लेंगे। 17 एकम 17, ऊपर 1 आ जाएगा। 20 में से 17 गए, बचेगा 3। एक शून्य लगा लेंगे। 17 एकम 17। 30 में से 17 गए, बचेगा 13। एक शून्य लगा लेंगे। 17 गुणा 7 119, ऊपर 7 आ जाएगा। 130 में से 119 गए, बचेगा हमारा 11। एक शून्य लगा लेंगे। 17 गुणा 6 102, ऊपर 6 आ जाएगा। 110 में से 102 जाएंगे, बचेगा हमारा 8। एक शून्य लगा लेंगे। 17 चौक 68, ऊपर 4 आ जाएगा। 80 में से 68 गए, बचेगा हमारा 12। एक शून्य लगा लेंगे। 17 गुणा 7 119, 120 में से 119 गए तो बचेगा 1। याद है हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? 1 से। अब हम अगर इसको फिर से 17 से भाग देंगे तो हमें यही संख्याओं की पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या कहलाएगा? 0.0588235294117 इसका बार। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब आप देखेंगे दशमलव के बाद 16 संख्याएं हमें मिली हैं, जिसके बाद उस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 6, P बटा Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। हमने कई उदाहरण देखे हैं और कुछ उदाहरण हम इस प्रश्न में देखेंगे। P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q के कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? बिल्कुल लगाएंगे। हल करते हैं। उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण P बटा Q। क्या लिया हमने? 7/4। इसे हम हल करेंगे तो मिलेगा हमें 1.75। दूसरा उदाहरण 29/5। इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 5.8। तीसरा उदाहरण लिया हमने 23/10। इसे हल करेंगे तो मिलेगा हमें 2.3। चौथा उदाहरण लिया हमने 43/8। इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 5.375। पांचवा उदाहरण लिया हमने 83/25। इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 3.32। छठा उदाहरण लिया 765/100। इसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 7.65। इन सभी उदाहरणों का दशमलव प्रसार शांत दशमलव है, क्योंकि दशमलव के कुछ अंकों के बाद हमें 000 मिलना शुरू हो जाता है।
तो हमने यहाँ क्या खास बात देखी क्यू के बारे में? पहले में क्यू 4 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 10 है, चौथे में 8 है, पांचवे में 25 है, छठवें में 100 है। क्यू की क्या खास बात देखी हमने? क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों होते हैं। जैसे कि 4, ये इसमें सिर्फ 2 के घात है, दूसरे में 5 था तो सिर्फ 5 का घात है, तीसरे में 10 है, 10 हमारा क्या होता है? 2 गुणा 5, तो 2 के घात या 5 के घात। तीसरे में 8 है, 8 क्या होता है हमारा? 2 गुणा 2 गुणा 2, तो सिर्फ 2 के घात है। पांचवे में 25, 25 हमारा क्या होता है? 5 गुणा 5 यानी कि 5 के घात है। आखिरी में था 100, 100 हमारा क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो या तो 2 के घात होंगे या 5 के घात होंगे। तो जब भी हमें पता करना है कि वो शांत दशमलव प्रसार है या नहीं, तो हम देखेंगे कि Q जो है उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात या 5 के घात है या नहीं। अगर है तो ही वो शांत दशमलव प्रसार होगा, अन्यथा वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। उदाहरण हम देख लेते हैं, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25 इत्यादि इत्यादि। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब कि आवर्ती ना हो। उदाहरण हम देख लेते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं, अंडर रूट 2, ये क्या होगा? 1.41423, तो इसमें कहीं पर भी आवर्ती नहीं हो रही है दशमलव के बाद। अंडर रूट 3, 1.73245 दशमलव दशमलव दशमलव, इसमें भी कभी भी दशमलव के बाद आवर्ती नहीं हो रही है संख्याओं की। पाई, पाई क्या होता है? 3.1415592, इसमें भी संख्याओं की आवर्ती नहीं हो रही है। तो ये तीनों हमारे उदाहरण है अनवसानी अनावर्ती संख्याओं के। इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या भी कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या, क्योंकि जितने भी हमारी अनवसानी अनावर्ती संख्या होती है वो सभी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या भी होती हैं। प्रश्न 8, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम 5/7 और 9/11 को हल करेंगे, इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। 5/7, 5 में 7 का भाग देंगे, क्या जाएगा? नहीं जाएगा। एक शून्य लगाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा? दशमलव। सत्तू सत्तू 49, ऊपर 7 आ जाएगा। 50 में से 49 गए, बचेगा एक, एक शून्य लगा लेंगे। 7 एकम 7, ऊपर एक आ जाएगा। 10 में से 7 गए, बचेंगे हमारे 3, एक शून्य लगा लेंगे। 7 चौक 28, ऊपर आ जाएगा हमारा 4। 30 में से 28 गए, बचेंगे हमारे 2, एक शून्य लगा लेंगे। 7 दूनी 14, ऊपर हमारा 2 आ जाएगा। 20 में से 14 गए, बचेंगे हमारे 6, एक शून्य लगा लेंगे। 7 अट्ठू 56, ऊपर हमारा 8 आ जाएगा। 60 में से 56 गए, बचेंगे हमारे 4, एक शून्य लगा लेंगे। 7 5 35, ऊपर हमारा 5 आ जाएगा। 40 में से 35 गए तो बचेगा हमारा 5। यही 5 से हमने शुरुआत की थी, तो इसका मतलब पुनरावृत्ति होने लगेगी हमारी अंकों की दशमलव के बाद। तो 7/5 का मान हमें क्या मिलेगा? 0.714285 का बार। अब हम ज्ञात करते हैं 9/11। 9 में 11 का भाग देंगे, जाएगा? नहीं जाएगा। एक शून्य लगा लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? दशमलव। 11 अट्ठे 88, ऊपर आ जाएगा 8। 90 में से 88 गए तो बचेगा 2, एक शून्य लगा लेंगे। 11 एकम 11, ऊपर क्या आ जाएगा? 1। 20 में से 11 गए तो बचेगा 9। 9 से ही हमने शुरुआत करी थी दोस्तों, बिल्कुल। तो 9/11 का मान क्या मिलेगा हमें? 0.81818181। तो 5/7 हमें मिला 0.714285। उसी तरह 9/11 मिला 0.81 का बार। तो अब इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें तीन अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो हम निकाल लेंगे 0.72, 71 क्यूब से बड़ा क्या है? 0.72, और 81 से छोटा क्या है? 0.80। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में तीन अपरिमेय संख्या हम लिख लेंगे। पहली हमने संख्या लिखी 0.720, 7200, 7230। फिर तीसरी संख्या लिखी 0.750, 7500, 750000। तीसरी संख्या लिखी 0.808000, 8000। तो इस तरह से हमने तीन अपरिमेय संख्या ज्ञात करी इन दो संख्याओं के बीच में। प्रश्न 9, बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। भाग 1, अंडर रूट 23। तो देखते हैं अंडर रूट 23 परिमेय होगी या अपरिमेय होगी।
√23 को जब हम हल करते हैं तो हमें मिलता है 4.7958 डॉट 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 डॉट। क्या हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अगर हम किसी संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते तो वो संख्या हमारी क्या होती है? अनुसानी अनावर्ती। और हम जानते हैं हमारी सभी संख्या जो अनुसानी अनावर्ती हैं वो सारी संख्या हमारी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो √23 हमारा क्या है? अनुसानी अनावर्ती। और अनुसानी अनावर्ती होने के कारण ये क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा अपरिमेय संख्या। भाग 2, यहाँ हमें बताना है √225 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। जैसा कि हम जानते हैं √25 हमारा क्या होता है? प्लस माइनस 15। और ये प्लस माइनस 15 यानी कि या तो ये 15 है या फिर माइनस 15 है। तो ये दोनों ही नंबर अंक हमारे संख्याएं क्या है? पूर्णांक। और सभी पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या। तो √225 हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। प्रश्न 9 भाग 3, यहाँ हमें बताना है 0.3796 ये परिमेय है या अपरिमेय है। जैसा कि इस प्रश्न को देखने से भी हमें पता चलता है कि यहाँ पर दशमलव प्रसार जो है वो शांत है, क्योंकि आखिर में क्या लग रहा है? 0000। तो ये देखने से ही पता चल रहा है हमारा ये हमारी परिमेय संख्या होगी। फिर भी इसे हम हल करते हैं। 0.3796 को हम क्या लिख सकते हैं? दशमलव के बाद हमने 4 अंकों को हटाया तो 10,000 से हम इसे भाग देंगे। इसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 949/2500। ये क्या है? p बटा q। और p ऊपर 949 क्या है? हमारा पूर्णांक। q नीचे 2500 हमारा क्या है? ये भी पूर्णांक है। तो ये क्या है? हमारा शांत टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार। और जितने भी शांत दशमलव प्रसार होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा परिमेय संख्या। प्रश्न 9 भाग 4, 7.478478 डॉट डॉट डॉट। ये हमें बताना है ये परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। वैसे तो संख्या को देखने से ही पता चलता है कि 478 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अनुसानी आवर्ती संख्या। और जितने भी हमारी अनुसानी आवर्ती संख्या होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या। फिर भी हम इस प्रश्न को हल करते हैं। 7.478478 डॉट 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 को हम क्या लिख सकते हैं? वैसे तो वो सभी सभी संख्या हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। फिर भी इसे हल करते हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं? 7 धन 478/999। जैसा कि मैंने बताया था a.x, y, z के बार को हम क्या लिख सकते हैं? a/x, y, z/999। वही हमने इस प्रश्न में किया है। 7.478 के बार को हमने क्या लिख दिया? 7 धन 478/999। मतलब कि इसको जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 7471/999। तो ये क्या है? p बटा q। यह है p बटा q। और ये 7.478 का बार था तो इसे हम क्या कह सकते हैं? अनवसानी आवर्ती। और जितनी भी अनवसानी आवर्ती संख्या होती है वो क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 9 भाग 5, हमें बताना है 1.10 1000100010001 दशमलव 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 ये परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। इसे हम हल करते हैं। क्या हम 1.1010001000100001 दशमलव 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 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अगर हम इस किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? अनुसानी अनावर्ती। और सभी अनुसानी अनावर्ती संख्या हमारी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अपरिमेय संख्या।